कि हमने पूरी कोशिश की कि कंसेंसस बने, सर्वसम्मति बने, सर्वसम्मति से जो अमेंडमेंट्स हैं वो स्वीकार किए जाएं या अस्वीकार किए जाएं। मेरठ लोकसभा सीट पर यूं तो जनसंख्या 34 लाख के करीब है, लेकिन इसकी 7 विधानसभा सीटों में 2 विधानसभा दूसरे जनपदों में लगती है। सरधना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है, तो वहीं सिवाल विधानसभा बागपत क्षेत्र में आती है। मेरठ की कुल 5 विधानसभा सीटों में मेरठ सिटी, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हापुड़ विधानसभा और किठौर विधानसभा है। 25 लाख वोटर मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1952 में जन्मी मेरठ लोकसभा सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा। कभी कांग्रेस के जनरल शाहनवाज लगातार 3 बार एमपी रहे, तो वहीं कांग्रेस की मोहसिना किदवई ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 30 बरस से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपना गढ़ बनाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय ठाकुर अमरपाल ने इस सीट से लगातार जीत दर्ज की। बीच में कांग्रेस आई और बसपा ने एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अब फिर से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल इस सीट पर जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेरठ की सीट का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी और 2019 में भी अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही रैली करके शुरू की। लेकिन वैश्य वोट के चलते यह सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आते हैं, राजेंद्र अग्रवाल आकाशवाणी केंद्र लाने को, मेडिकल के उच्चकरण को और लखनऊ मेरठ के बीच एक ट्रेन चलाने को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मेरठ के 3 बार से निर्वाचित लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। जानेंगे उनसे कि अपने क्षेत्र में उन्होंने अब से पहले किस प्रकार का कार्य किया और अब जो समय गुजर चुका है तीसरी लोकसभा का जो उनके कार्यकाल की है उसमें उन्होंने क्या क्या किया है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपसे पहला सवाल ये है कि तीसरी बार आप निर्वाचित हुए, लोगों का विश्वास आप पे रहा, आपने पहले क्या कार्य किया, संक्षिप्त में भी ये बता दीजिए, और इस कार्यकाल में आपने क्या क्या किया है। देखिए, जैसा आपने कहा भी, मैं पहली बार 2009 में संसद में पहुंचा। यूपीए की सरकार थी और क्षेत्र की समस्याओं की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता मेरी दृष्टि में, जो जनता से भी पता चलता था, कार्यकर्ताओं से पता चलता था, मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी सबसे बड़ा विषय था। ये उसके कारण से मेरठ बहुत पिछड़ भी गया था। तो मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी हो, एनसीआर के अंदर उसकी प्लानिंग भी थी। 1985 में एनसीआर बना, एनसीआरपी भी बना, परंतु कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने निरंतर उन विषयों को उठाया और भी विषय उठाए, परंतु कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ। हालांकि मैंने लगभग 80 सवाल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 5 साल के अंदर उठाए। फिर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और आप ये देख रहे हैं कि जैसे सारी जो हमारी मांगें थी उनको पूरा होना उनका शुरू हो गया। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, उसका खुद शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 31 दिसंबर 2015 को वो पूरा होने वाला है। बाद में चल के रेल, जो रैपिड रेल, वो भी मंजूर हुई। मेरठ की चारों दिशाओं में जो हाईवेज थे वो मंजूर हुए। तो कनेक्टिविटी का जो विषय था वो तो एक प्रकार से पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, जो बहुत बड़ी, मैं क्षेत्र की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे अन्य मंत्रियों के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। उसके अलावा और बहुत सारे विषय थे, जैसे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के बारे में हमारा ये था कि एम्स तो शायद नहीं, इतनी निकट में नहीं बन सकता, इसका उच्चीकरण हो जाए। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जहाँ पर बना। कुछ रेलवे को लेकर के हमारी कुछ मांगी थी, वो पूरी हुई, उच्चीकरण हुआ, दोहरीकरण, विद्युतीकरण हुआ, और कुछ नई ट्रेन की हमारी मांगे वो भी मैं समझता हूँ आगे जरूर मंजूर होगी। पानीपत की रेलवे लाइन हमको मिली, हस्तिनापुर की रेलवे लाइन में हमको जरूर मिल जाएगी, हमको उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ आकाशवाणी का केंद्र नहीं था। हमको लगता था कि मेरठ एक बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की का हेडक्वार्टर, राजधानी है। यहाँ की अपनी एक फोक आर्ट है, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए एक यहाँ रेडियो स्टेशन होना चाहिए। तो वो हुआ, तो वो बन गया। इसी प्रकार से हमने लाइट एंड साउंड की डिमांड की थी कि ऐतिहासिक दृष्टि से मेरठ बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत काल से, बल्कि रामायण काल से। फिर 1857 को स्वातंत्र समर यहाँ पर हुआ, वो यहाँ पर बना। और भी ऐसे वो IT पार्क का विषय था,
वो यहाँ पर पूरा हुआ। लगभग उसका कभी भी लोकार्पण किया जा सकता है। यदि कोरोना ना होता तो अब तक उसका लोकार्पण हो गया होता। और इसी प्रकार से जो अन्य बहुत सारे काम हैं वो हमारी मेरी कोशिश रही है शहर के विकास की दृष्टि से भी। यहाँ कंजेशन दूर हो, रिंग रोड बने, यहाँ पर जो है स्वच्छता का जो पहले JNNREGA था या बाद में अटल जी के वो जो सारी योजना अमृत योजना हुई, तो अपनी कोशिश ये है कि कंजेशन भी दूर हो, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक प्रकार से हो जाए। एक और विषय था कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स की बड़ी समस्याएं थी। जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको कुछ नियमों के अभाव में कह लीजिए काफ़ी तकलीफ होती थी। वो विषय मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा, तो उसके विषय में कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशंस दी हैं। और बहुत संभव है जो सिविल एरियाज हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, वो जो है जो 7 का जो नगर निगम या नगर पालिका का क्षेत्र है उसमें मर्ज हो जाए ना, एक बड़ी समस्या उससे हल होगी। तो ऐसे एक विषय है। हापुड़ को यदि ध्यान में रखूँ तो हापुड़ के अंदर भी कुछ चीज़ें इसी प्रकार की हमको प्राप्त हुई। कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर नहीं था, वो हमको मिला। यानी कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि कोशिश तो हमारी 2009 से प्रारंभ हुई, परंतु जो उसको यश प्राप्त हुआ वो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद हुआ। पहले कार्यकाल की एक उपलब्धि मैं उसका उल्लेख करना जरूरी है क्योंकि वो भी उस समय में हुई थी। राज्य रानी ट्रेन हमको जरूर मिली। हम ये मांग कर रहे थे कि लखनऊ के लिए एक ट्रेन और हो जाए। नौचंदी है या अन्य माध्यमों से लोगों की जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, तो उस समय ममता बनर्जी जो आज हमसे राजनीतिक दृष्टि से बहुत दूसरे ध्रुव पर हैं, परंतु उस वक्त रेल मंत्री थी, उन्होंने हमको वो ट्रेन प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ आम जनता में सांसद को लेकर कुछ नाराजगी भी नजर आ रही है। तो वहीं कुछ लोग मेरठ को पिछड़ा हुआ शहर सांसद की वजह से बताते हैं। मेरठ लोकसभा में तीसरी बार निर्वाचित हुए मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने क्या काम क्षेत्र में किए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या करने चाहिए, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं हम। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके कार्य के बारे में। क्या नाम है आपका? अश्वनी भाटी नाम है मेरा। अश्वनी जी, ये बताइए कि सांसद जी यहाँ पर तीसरी बार जीत कर गए हैं, शहर में उनके माध्यम से क्या क्या काम हुए और आप क्या क्या चाहते हैं कि और क्या क्या हो? सर देखो, ऐसा काम तो जो कर रहे हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट जो योजनाएं ला रही है वो भी ठीक है, लेकिन सारी योजनाएं सारे लोगों तक पहुँचे ज़्यादा ज़रूरी वो है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी तक हर योजना पहुंच पाए या उन्हें हर बात पता चल पाए। और रही बात यहाँ 3 बार निर्वाचित होने की, तो जो कैंट की सीट है अपनी, जो इनकी सीट है वो एकदम सुरक्षित सीट है बीजेपी की। इस सीट से राजेंद्र अग्रवाल जी तो छोड़ा, आप किसी को भी खड़ा कर दोगे वो भी जीत जाएगा। आप काम क्या कर रहे हो डिपेंड करता है उस पर। आप सिर्फ चुनाव के दौरान क्षेत्र में दिखाई देते हो, उसके अलावा आप कभी दिखाई नहीं देते। सिर्फ उद्घाटन करना, फीते काटना, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ मोदी के नाम पर वोट ले रहे हो तो एक समय आएगा वो भी खत्म हो जाएगा रुतबा सारा। सर, पसंद नापसंद की तो बात अलग है। जो वोट बैंक है वो सिर्फ मोदी जी के नाम से है। काफ़ी हद तक राजेंद्र अग्रवाल जी को नापसंद किया जाता है क्योंकि उनका सीधा एक फंडा ये है कि वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं सिर्फ उद्घाटन करने में। जो बेसिक नीड हैं आम आदमी की वो पूरी नहीं हो पाती और ना हो रही हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, आकाशवाणी केंद्र दिया है, रेलवे के लिए संघर्ष किया है और एक एम्स के लिए उन्होंने ज़मीन भी अपनी करवाई है, पर कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाए। उन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते हैं और उसके बाद में वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और जहाँ तक मुझे पता लगा है, जो सरकार ग्रांट भेजती है उनकी ग्रांट भी वो लैप्स होती रही है। तो जिस इंसान ने कोई कार्य ही नहीं किया और जिसको वो अपना कार्य बताते हैं कि मैंने ये किया, जैसे कि मेरठ से दिल्ली वाली रैपिड रेल आने वाली है या एक्सप्रेस हाईवे आने वाला है, उसको वो ये कहते हैं कि मेरा कार्य है, जबकि उसमें उन कार्यों में उनका ना तो कोई सहयोग रहा है, ना ही कोई योगदान है और ना ही किसी एमपी का उसमें कोई योगदान हो सकता था। जी, डेवलपमेंट तो चलता ही रहना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह रुक गए, है ना। तो बाकी शुरुआत से 3 साल से तो जैसे कह सकते हैं, हाँ कार्य हुए हैं, काफ़ी हुए हैं। बस कार्य तो उन्होंने काफ़ी करे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। उनसे काफ़ी अच्छा वो रहा है हमारा अभी तक, जितने भी बार वो जीते हैं। शहर में तो काफ़ी उनके अच्छे कार्य करे गए हैं। उन्होंने स्टेशनों पे, सड़कों पे, शहरों में काफ़ी ध्यान दिया है। व्यवस्था बहुत अच्छी है उनकी और शांति भी है उनके होते हुए। मेरठ के अंदर इतनी शांति कहाँ मिलती है, वरना बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यक्ति भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ उनके जो उनके नीचे लोग काम करते हैं उनसे थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हैं हम लोग।
वहीं पार्लियामेंट्री बिजनेस के डेटा के अनुसार बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल संसद में काफी एक्टिव नजर आते हैं। सदन में बीजेपी सांसद लगभग 89 दिन उपस्थित रहे। उनकी रैंकिंग दूसरे स्थान पर है। लोकसभा में सवाल पूछने के मामले में भी राजेंद्र अग्रवाल काफी आगे नजर आते हैं। बीजेपी सांसद ने सदन में 77 सवाल पूछे हैं। थोड़ा और सदन में जो आपने सवाल उठाए मेरठ की बुनियादी जरूरतों को लेके, वो क्या क्या थे? नहीं, जैसे मैंने कहा ही कि पहले वर्ष ही मैंने कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के लगभग 80 सवाल मैंने उठाए, और उसके बाद में भी मैं बराबर उन विषयों को उठाता रहा हूं। जो जो ये काम हुए हैं उन्हीं को मैंने, एक काली नदी का विषय वो मैं बराबर उठाता रहा, और मुझे इस बात का संतोष है कि देखिए काली नदी गंगा की सहायक नदी है वो, और सर्वाधिक पॉल्यूटेड नदियों में एक होती है वो। तो हमने नमामि गंगे के अंतर्गत ही उस विषय को रखा, कई बार पार्लियामेंट के अंदर उठाया, और अंततः 682 करोड़ की योजना उसकी स्वीकृत हुई है। तो मैं समझता हूं कि अभी कोरोना से कुछ गति कम हो गई है कामों के होने की, स्वाभाविक है, क्योंकि लॉकडाउन रहा या हमारे जो श्रमिक बंधु वो भी थोड़ा सा दूर रहे, परंतु काली नदी का विषय भी सॉल्व हो जाएगा। तो इन्हीं से संबंधित मैं विषय बराबर उठाता रहा हूं। जहाँ तक देखिए अटेंडेंस की बात है, मेरे ख्याल से मेरी कुल मिलाकर के 4 या 5 अनुपस्थिति रही होंगी अब तक की। कई बार कोई एक आध बार पार्टी का कोई काम हुआ, अन्यथा मैं इस मामले में बहुत आग्रही हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने मुझे संसद में भेजा है, तो मुझे गंभीरता के साथ वहाँ पूरी तरीके से उपस्थित रह करके क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। वहीं इस बार के मॉनसून सत्र में भी राजेंद्र अग्रवाल काफी आगे नजर आए। राजेंद्र अग्रवाल ने अटल भूजल योजना की स्थिति, छावनी में नागरिकों का कल्याण, उच्च न्यायालय की बेंच, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि अनुसंधान में अनुदान समेत कई सवाल सदन में राजेंद्र अग्रवाल की तरफ से पूछे गए। राजेंद्र अग्रवाल की रैंकिंग सवाल पूछने के मामले में 80वें स्थान पर है। वहीं लोकसभा में हुई डिबेट्स में भी राजेंद्र अग्रवाल काफी आगे रहते हैं। लोकसभा में हुई 37 डिबेट्स में राजेंद्र अग्रवाल ने भाग लिया है। उनकी रैंकिंग इस मामले में 20वें स्थान पर है। अगर बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो बीजेपी सांसद की तरफ से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। वहीं एमपी लेड की बात करें तो बीजेपी सांसद ने 1 करोड़ 68 लाख रुपए विकास कार्यों में लगाए हैं। उनकी रैंकिंग इस मामले में 81वें स्थान पर है। वहीं अगर बात करें राजेंद्र अग्रवाल की, तो लंबे समय तक राजेंद्र अग्रवाल संघ से जुड़े रहे। पहली बार 2009 में बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल को मेरठ संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा और राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में एक बार फिर से बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए मेरठ में टिकट दिया और राजेंद्र अग्रवाल मोदी लहर के सहारे एक बार फिर बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद राजेंद्र अग्रवाल करीबी मुकाबले में चुनाव जीतने में सफल रहे। अगर बात करें क्षेत्र की जनता की, तो राजेंद्र अग्रवाल के कराए विकास कार्यों का मिला जुला असर दिखता है। कुछ लोग राजेंद्र अग्रवाल से क्षेत्र में ज्यादा न रहने से परेशान दिखते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। वहीं कुछ लोग बड़ा संसदीय क्षेत्र होने के कारण राजेंद्र अग्रवाल का जनता के लिए समय न निकाल पाना बड़ी वजह मानते हैं। एक डाटा तो आपने बताया, उसकी कुछ समरी हमारे पास भी है अटेंडेंस की और सवालों की, लेकिन लोकल में जो आपका क्षेत्र है उसकी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आपकी उपस्थिति कितनी दर्ज होती है और किस तरह से आप लोगों के नज़दीक जाकर उनकी परेशानियों को समझकर देश के सबसे बड़े सदन में अपनी बात को रखते हैं? देखिए, एक तो मेरा नियमित रूप से अपने जनता से मिलने का क्रम बराबर बना हुआ है। रविवार के दिन मैं निश्चित रूप से मिलता हूँ। आज अभी 27 तारीख को होगा। शनिवार को मैं हापुड़ में जाकर के जरूर मिलता हूँ। उसके अलावा भी मैं बराबर मिलता रहता हूँ। क्षेत्र के अंदर भी मेरा निरंतर जाना होता है। ये कोविड वाला कार्यकाल तो थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि व्यवस्थाएं वैसी हैं, सावधानियां वैसी हैं। अन्यथा प्रत्येक दिन मैं क्षेत्र के अंदर जाता हूँ। 4 गांव में, 5 गांव में मेरी निरंतर कोशिश रहती है। और संगठनात्मक बैठकों के अंदर भी मैं पूरी
माने 100% उपस्थिति मेरी रहती है। और क्योंकि जिस पार्टी ने मुझको ये गौरव प्रदान किया है वहाँ से पूरा इनपुट आ जाए, कार्यकर्ताओं का ही सारा का सारा यश है ये, जो भी हम संसद के अंदर देखते हैं, विधानसभा में देखते हैं, तो वो भी मेरा रहता है और मुझको पर्याप्त इनपुट मिलता रहता है। और भी जो अन्य कुछ संगठन हैं, मान लीजिए IMA है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है या ये IIA है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, या वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या व्यापारियों के संगठन है, उनसे भी मेरा थोड़ा बहुत मतलब क्रमशः संवाद चलता रहता है। तो उनकी कठिनाइयों को भी समझ करके, स्पोर्ट्स का विषय है वो मैं उठाता रहता हूँ और उनको उसके अंदर सरकार ने उन मांगों के संबंध में अच्छे ढंग से विचार करके उनका हल भी किया है। 1952 में जन्मी मेरठ की लोकसभा शुरुआत से ही कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही, लेकिन बीच बीच में दूसरे दलों ने भी अपना वर्चस्व कायम किया। जनता पार्टी ने भी यहाँ सर सीट निकाली, बहुजन समाज पार्टी ने निकाली, लेकिन पिछले 30 वर्षों से इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा का कैंडिडेट आता है, टिकट लेकर आता है और जीत के चला जाता है। लोगों की क्या कमियां हैं, लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, आपने देखा। मेरठ जाना जाता है एक ऐतिहासिक जगह के नाम पर। मेरठ से क्रांति शुरू हुई आज़ादी की और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है काम होने की। हर एक सांसद से लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो आएगा और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, और सांसद भी ये दावा करते हैं कि हमने विकास किया है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त का इलेक्शन ही बताता है कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं है। लोगों की प्रतिक्रियाएँ कुछ पक्ष में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। बहरहाल यहाँ से तीसरी बार मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जीत कर जा चुके हैं और हर बार उनका जीत का जो मार्जिन है या जीत की जो काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। पिछली बार वो 2.5 से जीते, इस बार वो 4.5 लाख के करीब उनको वोट मिला। देखने वाली बात यही है कि मेरठ में जो सांसद को वोट मिलती हैं वो मोदी जी के नाम पर मिलती हैं, भाजपा के नाम पर मिलती हैं, RSS के नाम पर मिलती हैं, या खुद सांसद के माध्यम से हुए कार्यों की वजह से मिलती हैं। मेरठ से रियासत अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए।